हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज हम नया लेक्चर शुरू करने वाले हैं। आज हम अल्काइल हैलाइड को शुरू करने वाले हैं। इस पूरी सीरीज में अल्काइल हैलाइड के हम पूरे अल्काइल हैलाइड को समझेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन उसको देखेंगे। हैलाइड किसे कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनमें क्या खास बात है, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह से करते हैं, उनकी प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, केमिकल रिएक्शंस वो क्या क्या देते हैं, हर चीज़ को मैकेनिज्म के साथ समझेंगे। ठीक है। और आज की इस सीरीज के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे इसकी जनरल इंट्रोडक्शन, अल्काइल हैलाइड की जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है उनकी, उसकी आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह से करते हैं और उनकी प्रिपरेशन विद मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। अब मैं बात कर रहा हूं अल्काइल हैलाइड की, मैं बात कर रहा हूं अल्काइल हैलाइड की। तो जैसा कि नाम कह रहा है अल्काइल और हैलाइड, अल्काइल और हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड मेरे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेरे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिन पे लगा हो हैलोजन, जिनके पास हो हैलोजन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास हैलोजन हो उनको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। इसमें एक अल्काइल ग्रुप होता है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक X है जो हैलोजन है। हैलोजन क्या होती है हमारे पास, हमें पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे पास आती हैं हैलोजन्स। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब ये हैलोजन्स लगी हो तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड, उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। इसका एक और नाम है हेलो एल्केन्स भी, इसको हम कह देते हैं। एल्केन के जो सब्स्टिट्यूट, जहाँ पे एल्केन्स में हैलोजन लगी हो उन्हें हम हेलो एल्केन भी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक जनरल सी बात है, ये बात हमें समझ आ गई। अब इसकी खास बातें क्या होती हैं, अल्काइल हैलाइड्स की खास बात क्या होती है, सबसे अलग बात क्या है इसकी, R और X का बॉन्ड, R-X का जो बॉन्ड है अल्काइल के साथ लगा है मेरे पास, अल्काइल के साथ लगी है हैलोजन, अल्काइल ग्रुप के साथ लगी है हैलोजन। तो इस बॉन्ड की खास बात क्या है बच्चों, इस बॉन्ड की खास बात यह है कि X जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, X जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं दो। अब इस बॉन्ड की जो है कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो हैं। पर इस बॉन्ड की खास बात यह है कि जो एक हैलोजन लग गया है, जो हैलोजन लग गया है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, हैलोजन की तरफ, हैलोजन की तरफ होंगे शिफ्ट। अगर हैलोजन की तरफ इसके बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, हैलोजन की तरफ इसके बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जाने हैं हैलोजन की तरफ। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो हैलोजन के ऊपर जा रहा है, तो इसको मैं लिखता हूं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस कोवलेंट बॉन्ड में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस अल्काइल ग्रुप का जो इस कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुआ था वो चला गया हैलोजन के पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए कम, तो इसके पास आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस R-X बॉन्ड की खास बात क्या है, इसको दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो ये पोलर बॉन्ड होता है। जो R-X का बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी तो नेगेटिव चार्ज ले लेगी अपने ऊपर और पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगी अल्काइल ग्रुप पे, तो बॉन्ड हो गया पोलर, पोलर बॉन्ड होता है। ये हमेशा हमें याद रखना है, R-X का जो बॉन्ड है वो हमेशा पोलर बॉन्ड होता है। और यही इसका रीज़न है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी मैक्सिमम जो आती हैं वो इस पोलर बॉन्ड की वजह से ही आती हैं, पोलर बॉन्ड की वजह से ही आती है। अल्काइल हैलाइड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि बहुत सारी सिंथेसिस में इसको यूज़ करते हैं हम। यहाँ तक बात होगी क्लियर। ठीक है, ध्यान रखनी है। अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अब हैलोजन जुड़ा होगा, हैलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकती है। अब हमें एक चीज़ और पता है, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हैं, फ्लोरीन से क्लोरीन पे जाते हैं, क्लोरीन से ब्रोमीन पे जाते हैं, आयोडीन पे जाते हैं, तो क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता जाता है, एटम का साइज बढ़ता जाता है। तो एटम का साइज इस तरफ क्या होगा, साइज बढ़ता जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे बड़ा साइज किसका होता है, आयोडीन का। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इस R-X की जो बॉन्ड लेंथ है, जो इस R-X की बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे हैलोजन हम चेंज करते रहेंगे, RF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम और RI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। ये हमें अगली चीज याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक ये बात होगी क्लियर। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ी सी मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ, थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ, जैसे जैसे या तो R का साइज बढ़े, अगर R इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, R अगर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, और सिमिलरली अगर हैलोजन बढ़ रहा है तो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। मतलब इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर R की जगह सपोज मेरे पास CH3CH2 है, ठीक है, CH3CH2 है,
अगर मैं यहाँ पे हेलोजन चेंज करता रहूँ, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन लगाता रहूँ, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन लगा दूँ, ब्रोमीन के बाद आयोडीन लगा दूँ, तो जो आयोडीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, जो आयोडीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अल्काइल ग्रुप अगर मैं सेम रख रहा हूँ और हेलोजन चेंज कर रहा हूँ, जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं हेलोजन सेम रख रहा हूँ और यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं अल्काइल ग्रुप बढ़ाता जाऊँ CH3 CH2 से अगर मैंने कार्बन 3 वाले बना दिए तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो चाहे R ग्रुप बढ़े चाहे X ग्रुप बढ़े, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि साइज बड़ा होता जाएगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएंगी। जितना साइज ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उनके पास अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होंगी। ठीक है, तो ये तो जनरल सी बात होगी, क्लियर, यहां तक जनरल सी बात आ गई, क्लियर। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं, क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं, जो अल्काइल हैलाइड होती है उसके जो जिस कार्बन के साथ वो बॉन्ड बना रही है, जिस कार्बन के साथ जो X लगा हुआ है, ठीक है, उस कार्बन, अगर वो कार्बन मेरे पास प्राइमरी है तो हम बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड, अगर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी हैलाइड, और टर्शरी है तो टर्शरी हैलाइड। तो मेरे पास 3 टाइप की हैलाइड आ गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड। वो किस चीज पर डिपेंड करती है, जो कार्बन, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ी हुई है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ी हुई है उसके पास वो कार्बन प्राइमरी कार्बन है या सेकेंडरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन से मतलब होता है उस कार्बन के पास एक अल्काइल ग्रुप लगा होगा, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप लगा होगा, बाकी 2 जगह पे हाइड्रोजन लगी होगी। सेकेंडरी में क्या होगा, 2 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे और 1 जगह पे हाइड्रोजन होगी। टर्शरी कार्बन क्या होगा, इसमें तीनों के तीनों जो बॉन्ड है उसके बाकी तीनों बॉन्ड जो है वो अल्काइल ग्रुप से जुड़े होंगे, बाकी तीनों के तीनों बॉन्ड जो है वो अल्काइल ग्रुप से जुड़े होंगे। तो ये तो एक आगे जनरल इंट्रोडक्शन। अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है। पोलर बॉन्ड से क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट भी हमने देख लिया कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। बॉन्ड लेंथ की भी हमने बात कर ली कि जैसे जैसे हेलोजन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे RX का जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, यहां तक तो एक जनरल बात होगी, क्लियर। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दे पे बात करते हैं। पहली चीज हम मेन मुद्दे में इसकी डिस्कस करते हैं, इसकी IUPAC नेमिंग इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, अच्छे से समझेंगे तो आप इसकी कोई भी कंपाउंड की IUPAC नेमिंग आएगी, हैलाइड की किसी भी IUPAC नेमिंग किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर। चलिए बच्चों, अब इसकी IUPAC नेमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। IUPAC नेमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी अल्काइल हैलाइड की हम IUPAC नेमिंग करेंगे, अल्काइल हैलाइड की जब भी हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो हम बेसिकली इन 3 रूल को फॉलो करेंगे और इन 3 रूल को फॉलो करते हुए आप किसी भी अल्काइल हैलाइड की नेमिंग कर सकते हैं। पहला रूल हमारे पास सिंपल है। पहला रूल हम क्या कहते हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन है उस हेलोजन को लेते हुए, हेलोजन को कंटेन करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन की जो चेन है उसको हमने कंसीडर करना है। कार्बन को, उस हेलोजन को लेते हुए कार्बन की जो सबसे लंबी चेन है उसको हमने कंसीडर करना है अपनी नेमिंग के लिए। तो अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट चेन की, सपोज एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, हर रूल को एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये कंपाउंड है, मेरे को इस हैलाइड की नेमिंग करनी है, तो मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है लॉन्गेस्ट चेन जिसके पास हेलोजन भी आ जाए। अब मैं अगर मेरे को हेलोजन इंक्लूड करनी है तो हेलोजन वाली चेन मेरे पास एक ये हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, इस वाली पे आ रहे हैं 6 कार्बन। अगर मैं इसको लेता हूं तो मेरे पास आ रहे हैं 6 कार्बन। अगर मैं इसको ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आ रहे हैं 7 कार्बन। तो मैं लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई मेरी, ये वाली। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई, ये वाली। तो कौन सी चेन हमने कंसीडर करनी है, जो लॉन्गेस्ट वाली आ गई। उसके बाद पहली चीज हमने क्या की, लॉन्गेस्ट कार्बन वाली चेन हमने कंसीडर कर ली। लॉन्गेस्ट कार्बन वाली चेन हमने कंसीडर कर ली जिसके अंदर हेलोजन भी इंक्लूड है, जिसके अंदर हेलोजन भी इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग वहां से देनी है जहां से हेलोजन को सबसे लोएस्ट नंबर है। नंबरिंग वहां से देनी है जहां से हेलोजन को सबसे लोएस्ट नंबर है। नंबरिंग हम वहां से देंगे जहां से हेलोजन को सबसे लोएस्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां से दूंगा 1 2 3 4, 5वें नंबर पे हेलोजन आ रही है। अगर मैं यहां से दूंगा 1 2 3, तीसरे नंबर पे मेरे पास आ गई हेलोजन। तो नंबरिंग कहां से चलेगी, 1 2 और 3। अब उसके बाद नेमिंग सिंपल है। इसके बाद नेमिंग सिंपल है, तीसरी पोजीशन पे मेरे पास लगा है ब्रोमो, 3 ब्रोमो। तीसरी पोजीशन पे लगा है ब्रोमो, तीसरी पोजीशन पे लगा है ब्रोमो, तीसरी पोजीशन पे लगा है ब्रोमो, और चौथी पोजीशन पे क्या लगा है मेरे पास, 2 कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन। और चौथी पोजीशन पे क्या आ गया मेरे पास, 4 इथाइल। और उसको कितने की चेन है, 7 की, तो हेप्टेन। तो इस तरह से मेरे पास इसका नाम आ गया 3 ब्रोमो 4 इथाइल हेप्टेन। 3 ब्रोमो 4 इथाइल हेप्टेन। पहली चीज क्लियर, पहली चीज होगी हमारी क्लियर। ठीक है, हमने लॉन्गेस्ट चेन ली कार्बन की जिसमें हेलोजन इंक्लूड हो। पहली चीज हमने देखी जो हमने लॉन्गेस्ट चेन ली कार्बन की जिसके पास हेलोजन इंक्लूड थी। ठीक है, यहां तक बात होगी क्लियर। ठीक है, अब आते हैं दूसरी पे। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर सिंपल एल्केन नहीं, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन या एल्काइन में हैलाइड लगी हो, हेलोजन लगी हो, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड किसी चेन में लगा है, तो हमें वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी लेना है और हेलोजन भी लेनी है। दोनों को लेते हुए जो लॉन्गेस्ट चेन है वो लेनी है।
समझना इस चीज को कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी लगा है साथ में हैलोजन के साथ में डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी लगा है, तो हमें वो वाली चेन लेनी है, जो सबसे लंबी चेन वो वाली सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, साथ में हैलोजन भी आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसकी बात करूं, अब यहाँ पे हैलोजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करता हूं, इस चेन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मेरे को 7 कार्बन की मिल तो रही है, 7 कार्बन की मिल रही है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन की ही मिल रही है। तो यहाँ पे हम 7 वाली नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 7 वाली नहीं लेंगे। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड लग गया तो हम वो वाली चेन लेंगे जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड और हैलोजन दोनों आ जाए, उस वाली चेन को कंसीडर करेंगे। तो हम इस वाली चेन को कंसीडर करेंगे, इस वाली चेन को कंसीडर करेंगे, और नंबरिंग उसके बाद वहां से शुरू करेंगे जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर आए। ध्यान रखिएगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर आएगा, नंबरिंग हमेशा वहीं से शुरू होगी, यहां से शुरू नहीं होगी। जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग आ रही है वहीं से हम लोएस्ट नंबरिंग उसकी शुरू करेंगे। तो इसकी नंबरिंग कितनी आई? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या हुआ, तीसरी पोजीशन पे लगा 2 3। 3 का क्या होता है? प्रोपाइल। तीसरी पोजीशन पे लगा है मेरे पास प्रोपाइल, और फिफ्थ पोजीशन पे क्या लगा है? क्लोरो। तो मेरा नाम क्या आ जाएगा? 5 क्लोरो आ गया मेरे पास इसका नाम। अब इसमें एक चीज और हमने देखी, हमने 3 प्रोपाइल बाद में क्यों लिखा और 5 क्लोरो पहले क्यों लिखा? नंबरिंग तो ऐसे ही चलेगी, नंबरिंग तो ऐसे ही चलेगी, पर हमने 5 क्लोरो पहले इसलिए लिखा कि क्लोरो जो है अल्फाबेटिकली प्रोपाइल से पहले आता है, क्लोरो जो है वो प्रोपाइल से अल्फाबेटिकली पहले आता है, सी अल्फाबेटिकली पी से पहले आता है। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। नंबरिंग वैसे ही चलेगी, सब कुछ वैसे चलेगा, लिखने में बस वो करेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। ठीक है, यहां तक बात होगी हमारी क्लियर। अब तीसरा क्या कहते हैं कि अगर एक से ज्यादा हैलोजन लगी हो, अगर किसी अल्काइल हैलाइड में एक से ज्यादा हैलोजन लगी हो, एक से ज्यादा हैलोजन लगी होगी, तो हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे। अब सपोज अगर मैं यहां से देखूं, यहां से इसको सेकंड नंबर आ रहा है, इस क्लोरीन को भी सेकंड नंबर आ रहा है, तो मैं यहां से नंबरिंग दूं या यहां से नंबरिंग दूं? तो हम नंबरिंग वहां से देंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। यहां लगा ब्रोमीन ब्रोमो, और यहां लगा क्लोरो, बी और सी, बी अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो हम नंबरिंग कहां से देंगे? जहां से अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो 3 4 5 और 6, तो मेरे पास नाम क्या आ जाएगा? 2 ब्रोम। सिंपल है, आईयूपीएसी नेमिंग सिंपल है, आईयूपीएसी नेमिंग सिंपल है। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं अपने, अब यहां तक तो बात होगी इसकी आईयूपीएसी नेमिंग की, आईयूपीएसी नेमिंग की बात होगी हमारी क्लियर। अब इसकी बात कर लेते हैं प्रिपरेशंस की, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन हम किस तरह से करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, उनको समझते हैं, प्लस उनके मैकेनिज्म को देखते हैं किस तरह से वो रिएक्शन चलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर करें बच्चों। चलिए अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन पे। चलिए बच्चों, अब आगे हम इसकी प्रिपरेशन पे, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन पे। तो जब अल्काइल हैलाइड की जो प्रिपरेशन होती है बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है वो हम करते हैं इसकी अल्कोहल से। सबसे कॉमनली यूज जो प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड हम जब बनाते हैं तो कॉमनली सबसे ज्यादा हम अल्कोहल से ही अल्काइल हैलाइड को बनाना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल है वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं हमारे पास, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं, और ये रिएक्शन भी बहुत ही ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास। रिएक्शन ईजिली अल्कोहल से हैलाइड जो है वो ईजिली बन जाती है। अल्कोहल से हैलाइड बनाने के लिए, अल्कोहल से हैलाइड बनाने के लिए हम डिफरेंट रिएक्टेंट यूज करते हैं, डिफरेंट रिएक्टेंट यूज करते हैं। ये हमारे पास जैसे HX है, HX हमें इसे हम हेलो एसिड भी कहते हैं, हेलो एसिड भी कहते हैं। या तो हम HX से रिएक्शन करवा दे, PCl3 से करवा दे, PCl5 से करवा दे, या सोडियम के सॉल्ट H2SO4 की प्रेजेंस में, या थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इनमें से किसी भी रिएक्टेंट से जब अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड मिलती हैं, अल्काइल हैलाइड मिलती हैं। इनका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ये हमें देती है। मैकेनिज्म भी समझेंगे इन चीज़ का। और इसमें एक चीज़ खास बात यह है कि इन पांचों की पांचों प्रिपरेशन में, अल्कोहल की इन पांचों की पांचों प्रिपरेशन में जो सबसे कॉमन यूज है, वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, वो है SOCl2 की। SOCl2 की जो है वो सबसे कॉमनली प्रेफर की जाती है। क्यों? इसका रीज़न क्या है, इसको क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो इसमें बाकी चीज़ें निकलती हैं वो HCl और SO2 दोनों गैसियस फॉर्म में होती हैं, दोनों गैसियस फॉर्म में होती हैं। तो वो सेपरेट करना हमें ईजी हो जाता है, सेपरेट करना हमें ईजी हो जाता है। HCl और SO2 बाहर ईजिली निकल जाती हैं, हमारी RCl हम इजीली उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन। अब इनके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, मैकेनिज्म किस तरह से होता है। एक HX के मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं और इनमें से किसी PCl5 के मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी के जो मैकेनिज्म है वो सिमिलर है। PCl5 का देखेंगे तो आपको ये लगेगा और ये लगेगा सिमिलर है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। चलेंगे सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ही, किस तरह से चलेंगे वो मैकेनिज्म समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बारी बारी इनके मैकेनिज्म को समझते हैं, किस तरह से अल्कोहल से हैलाइड हमें मिलती है, उसका मैकेनिज्म क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों आइए।
चलिए बच्चों, अब मैकेनिज्म को समझते हैं। जब अल्कोहल से HX की रिएक्शन करवाऊं या हेलो एसिड को मैं रिएक्ट करवाऊं अल्कोहल से, तो हमें मिलती है अल्काइल हैलाइड। उसका मैकेनिज्म किस तरह से चलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास है, देखिए ये है अल्कोहल, अल्कोहल के ROH, और ये क्या है मेरे पास एसिड। एसिड में क्या हुआ, H पॉजिटिव निकले, एसिड से निकले H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम है। अब इसको पूरे एरिया में कहीं ROH में से इसको क्या चाहिए, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहां दिखेंगे, ऑक्सीजन के लोन पर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसको, ऑक्सीजन के लोन पर उसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो क्या करेगा, H पॉजिटिव लेगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, H पॉजिटिव लेगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से। अब मेरे पास क्या, उसको मैं इस तरह से लिखूं, R था, O था, H था, ठीक है। अब ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां कंज्यूम हो गए, बॉन्ड के अंदर। हाइड्रोजन के साथ बन गया इसका बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन के पास अपना तो कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं, इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसका लिया हुआ है, एक ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन बचा और एक कहां गया, हाइड्रोजन के पास। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन के, एक इलेक्ट्रॉन चला गया हाइड्रोजन के पास, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज इसको भी रहना नहीं है, इसको भी न्यूट्रलिटी चाहिए। पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इसको क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब ये देखेगा R और O के बीच में एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक ऑक्सीजन का है और एक R का है। तो R का इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, अपनी पॉजिटिविटी खत्म करेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा R पॉजिटिव और वाटर का मॉलिक्यूल निकल के बाहर, अब ये जो R पॉजिटिव है बच्चों, ये है कार्बोकैटायन मेरे पास बन गई। तो इस चीज में हमें खास बात क्या ध्यान में रखनी है, जब भी ROH में HX की एडिशन होती है और हमें अल्काइल हैलाइड बनता है, तो हमें कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से चलता है, कार्बोकैटायन उसमें जनरेट होती है। यहां तक बात होगी क्लियर। अब इस R पॉजिटिव को भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इस R पॉजिटिव को चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास था HX मतलब H पॉजिटिव और X नेगेटिव बचा था। X नेगेटिव के पास क्या है, X नेगेटिव के पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा R पॉजिटिव को, और मेरे पास क्या बन जाएगा, RH, मेरी अल्काइल हैलाइड। अब इसमें खास बात हमें जो ध्यान रखनी है बच्चों, वो हमें रखनी है ध्यान, हमारे पास बना है कार्बोकैटायन, ठीक है। अब जितना इजीली कार्बोकैटायन बनेगा, उतना इजीली रिएक्शन जाएगा, उतना इजीली वो अल्काइल हैलाइड हमें देगा, तो हमें पता है कार्बोकैटायन की अगर बात करूं, कार्बोकैटायन कब बनेगा, जब वो स्टेबल होगा। जितना ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमें पता है कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, ये चीज हमें पता है। तो जब भी टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, टर्शरी कार्बोकैटायन किससे बनेगा, टर्शरी अल्कोहल से। तो अगर टर्शरी अल्कोहल है, उसी तरह टर्शरी जो अल्कोहल है वो इजीली रिएक्शन देगा अल्काइल हैलाइड से। अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर लूं अब कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा इजीली अल्काइल हैलाइड बनाता है, तो कौन सा बनाएगा, टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। क्यों, क्योंकि उनका जो कार्बोकैटायन उस ऑर्डर में ही स्टेबल होते हैं। टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। एक्टिविटी का है वो इस तरह से आता है, ठीक है। अब दूसरे मैकेनिज्म को देख लेते हैं, दूसरे मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, PCl5 से किस तरह से रिएक्ट होता है। PCl5 का एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उसका मैकेनिज्म किस तरह चलता है उसके बारे में बात करते हैं। अब दूसरे मैकेनिज्म की बात करते हैं। जब अल्कोहल को PCl5 में हमने रिएक्ट किया, हमारे पास मिला RCl, HCl और POCl3। ये रिएक्शन किस तरह से चलता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे यूज की है PCl5, इस PCl5 की खास बात क्या है बच्चों, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि इसके 5 क्लोरीन लगे हैं। क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। 5 के 5 बॉन्ड के जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। अब इस फॉस्फोरस को तो इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे हैं, पांचों तरफ से क्लोरीन क्या, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो एक तरह से क्या हो, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। और जिस एटम को या जिस मॉलिक्यूल को अगर हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लुईस एसिड। क्या कहते हैं, लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड एक्ट करता है, जिसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब इसको इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं, अगर हम यहां पे देखो तो इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर कहां जाएंगे, फॉस्फोरस पे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पे गए, जो एक इनमें से जो एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, उस एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन उसने वापस कर दिया। तो -Cl बाहर निकला, Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, और मेरे पास क्या बना, R, समझिए OH, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज,
पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं फास्फोरस पे और मेरे पास बन गया PCl4, ठीक है, PCl4 का ऐसे ही, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास भी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कम हो गए इसके पास, तो इसको क्या दिखेंगे? इसको दिखेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक ऑक्सीजन का एक आर का, यहां से खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, अपनी न्यूट्रलिटी लेने के लिए, न्यूट्रल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पे। अब इसने जब इलेक्ट्रॉन खींचे तो डेफिशिएंसी किस पे आई? आर पे, और यहाँ मेरे पास क्या निकला हुआ था? Cl नेगेटिव अटैच करेगा आर पे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? RCl आ गया, RCl मेरे पास आ गया, R और Cl जुड़ के बन गया RCl। यहाँ पे क्या बना? ये बना। अब यहाँ पे RCl हैलाइड तो हमें मिल गया, यहां तक तो बात होगी क्लियर, ठीक है, हैलाइड तो हमें मिल गया। पर अब यहाँ पे क्या हुआ? फास्फोरस पर अभी भी 4 क्लोरीन लगी है, फास्फोरस पर अभी भी 4 क्लोरीन लगी हुई है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन फिर खींचेगा अपनी तरफ, एक क्लोरीन को बाहर भेजेगा, ठीक है, और जब इससे इलेक्ट्रॉन गए तो ऑक्सीजन के ऊपर डेफिशिएंसी आई, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया ऑक्सीजन पे, तो H पॉजिटिव और Cl यहां से निकल के बाहर, H पॉजिटिव और Cl निकल के बने HCl, और ये बन गया मेरे पास POCl3, ठीक है। बाकी जो मैकेनिज्म है SOCl2 का, PCl5 का, वो भी इसी मैकेनिज्म से चलते हैं, उनको भी आप सॉल्व करके देखिएगा, और कुछ भी डाउट आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसको फिर से आपको समझाऊंगा उसको, अगर कुछ भी डाउट है, पर मैकेनिज्म सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम है, ऐसे ही उनका मैकेनिज्म भी चलता है। PCl3 में भी फास्फोरस पे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, SOCl2 पे भी सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और सेम मैकेनिज्म वो चलेगा। तो यहाँ तक बात होगी हमारी अल्कोहल से प्रिपरेशन की, उसके हमने देख ली किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं अल्कोहल से, उसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। अब बाकी अगली प्रिपरेशन और किस तरह से कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब बच्चों जो बाकी जो प्रिपरेशन है हमारी, हम एल्केन से भी अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, एल्कीन से भी अल्काइल हैलाइड हम बना सकते हैं, ठीक है। पर ये जो प्रिपरेशन है हम ये प्रेफर इसलिए नहीं करते, इनमें प्रेफर हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनके अंदर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने के चांसेस रहते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने के चांसेस रहते हैं। और ये सारी की सारी प्रिपरेशन जो एल्केन की प्रिपरेशन है, एल्कीन की प्रिपरेशन है, ये हमने एल्केन के और एल्कीन के चैप्टर में पूरी डिस्कस की हुई है, विद मैकेनिज्म सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप पूरा मैकेनिज्म देखना चाहते हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म समझना चाहते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन से आप पूरे लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें पूरा मैकेनिज्म इनका लेक्चर का डिस्कस किया हुआ, ठीक है। इसमें मोटी मोटी बातें क्या है जो हमें पता होनी चाहिए। मोटी मोटी बातें क्या होती है? जब हम एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, तो हमारी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, प्लस मैकेनिज्म कौन सा चलता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारा चलता है। पर इसमें दिक्कत क्या होती है? RCl में हमें मिक्सचर ऑफ हैलाइड मिलती है, जो कभी हमारा प्रेफरेबल चीज नहीं होती, जो हम कभी प्रेफर नहीं करते, हमें एक सिंगल प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है। सिमिलरली जब एल्कीन में हम HBr की एडिशन करें, एल्कीन के अंदर HBr की एडिशन करें, रिएक्शन कौन सा जाता है? ये पूरा का पूरा हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या लगता है? मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। मार्कोनिकॉफ रूल हमें क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल हमसे क्या कहता है कि जब HBr की एडिशन एल्कीन के अंदर होगी तो हाइड्रोजन उस वाले कार्बन पे जाएंगे जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन उसके पास अवेलेबल हो। तो अगर इसमें पहले से ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास अवेलेबल थी? CH2 के पास, तो हाइड्रोजन लगी इसके पास और हेलोजन लगी इसके पास, ठीक है। और इसका जो रिएक्शन है हमें पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये हमें पता है। पूरा मैकेनिज्म आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दूंगा, लिंक में पूरा का पूरा लेक्चर हमने डिस्कस किया, एल्कीन पे पूरा लेक्चर हमने डिस्कस किया, वहां से आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। जो हमें मेन चीज पता होनी चाहिए कि जब एल्कीन के अंदर HBr की एडिशन होगी, सिंपल HBr की एडिशन होगी, तो हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। वो कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगी जिसके पास पहले से ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, प्लस ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें भी ये मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट और भी हमारे पास आते हैं जिनको हम प्रेफर नहीं करते हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते। अगर हमें प्रिपरेशन करनी है अल्काइल हैलाइड की तो हम अल्कोहल को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर HBr की एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो जाए, तो कौन सा रूल लगता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बिल्कुल मार्कोनिकॉफ के उल्टा, कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगी जिसके पास हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके पास कम थी तो हाइड्रोजन इसके पास लगी। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr की एडिशन हो, पेरोक्साइड खास बात है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और इसका जो मैकेनिज्म हमें पता है, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू ये निकलता है, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म
फॉलो करता है। पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा लेक्चर हमने इस पर डिस्कस किया हुआ, एल्कीन का पूरा लेक्चर इसमें डिस्कस किया, पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया हुआ इसमें, ठीक है। तो ये तो बात होगी। तीसरी बात आ गई, अगर हम हैलाइड को ऐड कर दें, अगर डायरेक्ट हेलोजन ऐड कर दें, डायरेक्ट हेलोजन ऐड कर दें, डायरेक्ट X2 कोई भी हेलोजन, क्लोरीन होगी, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, किसी को भी एडिशन करते हमें मिलती है विसिनल डाइहैलाइड, हमें मिलती हैं विसिनल डाइहैलाइड। इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं छोड़ दूंगा। और प्लस इसका जो हमें याद रखने वाली चीज़ है, इसका जो मैकेनिज्म चलता है, इसका जो मैकेनिज्म चलता है वो हेलोनियम आयन का मैकेनिज्म चलता है। हेलोनियम आयन हमारे पास बनती है, हेलोनियम आयन के मैकेनिज्म से ये रिएक्शन जाता है, हेलोनियम आयन के रिएक्शन से ये पूरा मैकेनिज्म जाता है। तो बच्चों ये हमने IUPAC नेमिंग पढ़ ली, जनरल इंट्रोडक्शन अल्काइल हैलाइड की पढ़ ली, प्लस उसकी प्रिपरेशन देख ली किस तरह से हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं, जो मेन उनका मैकेनिज्म थे उनको डिस्कस कर लिया। अब इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट को आंसर करने की। ठीक है बच्चों।